ध्यान से देखिए कि जब यह महिला रात में अकेली घर पर थी, अचानक दरवाजे की घंटी बजी। वह दरवाजे की ओर ध्यान से देखता है। उसने देखा कि दरवाजे पर एक अजनबी खड़ा है। डर के मारे उसने मुंह ढक लिया और आवाज नहीं निकली। अगर आप भी आधी रात को अकेले घर में हो तो आप समझ सकते हैं कि उसकी क्या हालत होगी। आदमी ने काफी देर दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया तो वह लौट गया। यह महिला यिंजी यो है, जिसके पिता को दरवाजे के सामने ही मार दिया गया था। आखिरी बार भी नहीं मिल सका। वह अपने पिता का बदला लेना चाहता था, इसलिए अपने पिता की अस्थियों का कलश लेकर उनके जीवन काल के सबसे अच्छे भाई के पास आया। उसकी मदद मांगने पर आदमी ने उसे चाकू दिया। बदला लेना है तो खुद को मजबूत करना होगा। फिर वह उसे एक जगह ले जाने के लिए गाड़ी में बैठा। ये बड़े साहब के अधीन ट्रेनिंग कैंप है। यिंजी यो का परिचय हुआ कि वह नया सदस्य है। छोटा भाई उसे रहने की जगह ले गया। चारों ओर देखा, वह जगह जर्जर थी। यह उम्मीद नहीं थी कि यिंजी यो के पहले ही दिन उसे बर्तन धोने का काम मिला। फिर एक आदमी ने उसे तंग किया और कहा कि उसका एक कप छोटा और क्यूट है। शर्म और गुस्से से भरे दोस्त ने मुक्का मारा, लेकिन कमजोरी के कारण वह व्यक्ति उसे आसानी से गिरा देता है। गहरी रात में मित्र ने विश्वास के साथ जोर से पंचिंग बैग पर वार किया। जब बड़ा आदमी उसे देखने आया, उसने उसे खुद बॉक्सिंग सिखाई। असल में एक लड़की जो किशोरावस्था में थी, उसे स्कूल में होना चाहिए। अब उसे यहाँ पुरुषों से भिड़ना है। देखो कैसे हर मुक्का सीधे शरीर पर लगता है। हान शॉक्सी ने इस नाटक के लिए मेहनत की है। वाकई मेहनत की गई। अब जब द्वंद्व स्थल पर दो लोग बचे थे, जियो ने ओवर द शोल्डर थ्रो से उसे गिरा दिया, फिर घूमकर कोहनी से उसकी छाती पर मारा, जिससे वह बेहोश हो गया। इस समय बड़ा आदमी आगे आया और दोस्त का हाथ पकड़कर विजेता घोषित किया, जिससे पूरे मैदान में खुशी की लहर दौड़ गई। हॉस्टल लौटने पर दोस्त को प्यास लगी। उसने गट-गट आधा गिलास पानी पी लिया। फिर उसे चक्कर आया और वह धम्म से बिस्तर पर बैठ गया। अंत में गहरी नींद में सो गया। उसी समय दो चोर कमरे में घुसे और जब वे मित्र पर हमला करने वाले थे, बेहोश मित्र अचानक जाग गया। घुटने की चोट से आदमी की पसलियों में चोट आई। उसके पिता की राख भी गिर गई और दोस्त ने मौका देखकर टाइल पकड़ ली। जब आदमी पास आया, उसने उसकी कमर पर वार किया, जिससे वह दर्द से गिर पड़ा और उठ नहीं सका। वह दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दवा के असर से गिर गया। जब युवक उसे मारने की सोच रहा था, बड़ा आदमी आ गया और उसे रेस्तरां ले गया। फिर उसने पिस्तौल निकालकर बताया, यह वही हथियार है जिससे उसके पिता की हत्या हुई। यह पुलिस की सर्विस पिस्तौल है। बदला लेना है तो पुलिस स्टेशन जाकर खुद जांच करो। उसे एक और फाइल मिली। तब से यिंजी यू का नाम बदलकर वू हुई जिंग हो गया और वह सुबह 9 से शाम 5 तक बॉक्सिंग करने लगा। 1 साल की मेहनत के बाद उसने कई हत्या की तकनीकें सीखी। 2 साल बाद उसने अचानक पुलिस स्कूल में दाखिला लिया। उसने पिता का बदला लेने के लिए नाम बदलकर वू हुईजिंग रख लिया और पुलिस स्टेशन में हत्यारे की जांच की। अब हम उसे शाओ मेई कहेंगे। 2 साल बाद शाओ मेई एक परिपक्व पुलिस अधिकारी बन गई है और एक भगोड़े का पीछा कर रही है जो मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल है। ये एक ग्रे क्षेत्र है जहां हर जगह आटा खाकर होश खो चुके युवा हैं। शाओ मेई ने कांच के पार से देखा कि भगोड़ा अंदर है। पास की बेंच उठाकर जोर से मारी, जिससे वह घबराकर भाग गया। शाओ मेई ने अपराधी का हाथ पकड़ लिया। 7 घावों की मुक्का सिर पर मारकर हथकड़ी लगाई और तुरंत कार्रवाई की। जैसे ही वह जाने वाली थी, एक युवक ने उसे रोक लिया। युवक का नाम झो दाओ था, जो मादक पदार्थ विरोधी दल का हिस्सा था और अंडरकवर मिशन पर था। बड़ी मछली पकड़ने की तैयारी थी, लेकिन शाओ मेई ने बिगाड़ दिया और अच्छी बात यह रही कि एक छोटा गुंडा पकड़ा गया। शाओ मेई ने बंटी संघ पुलिस कप्तान को फोन किया। उसे कहें कि अपराधी को मादक पदार्थ नियंत्रण दल को दे दें। अगले दिन शाओ मेई को पुलिस विभाग से स्थानांतरण आदेश मिला और जब वह मादक पदार्थ नियंत्रण दल में रिपोर्ट करने गई, मैं योंगजियांग जाऊंगा। जब शाओ मेई को ड्रग यूनिट में प्रमोशन मिला तो उसने तुरंत यह खुशखबरी उस बड़े आदमी को बताई, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह बड़ा आदमी उसका फायदा उठा रहा है। अगले दिन जब शाओ में मादक पदार्थ विरोधी दल में आई, पिछली बार जो दाओ के अंडरकवर ऑन ऑपरेशन को बर्बाद करने के कारण उसे परेशान किया गया। जब दोनों ड्यूटी पर थे और मादक पदार्थ विक्रेताओं को पकड़ने जा रहे थे, तो शाओ में को अकेले ही भेजा गया ताकि उसे परेशानी हो। लेकिन शाओ में ने जल्दी से गार्ड को हरा दिया और फिर कुछ और लोग आ गए। शाओ में ने डंडा उठाया और एक्शन मोड में आ गई। अकेले 10 को हराया, सबको गिराया। जब झोड़ाओं और उनकी टीम अंदर आई तो वे चौंक गए। जमीन पर कई लोग पड़े थे। इस गिरफ्तारी के बाद झोड़ाओं ने शाओ मेई को नई नजर से देखा और ध्यानपूर्वक कहा, अगली बार बिना स्टेप प्रूफ जैकेट के इतना जोश में मत आना। वे ऑफिस लौट आए। शाओ मेई ने अपने पिता की हत्या की जांच के लिए नारकोटिक्स नेटवर्क में घुसपैठ की। उसे लगता है कि हत्यारा नारकोटिक्स टीम का प्रमुख है। यहाँ जल्द ही बड़ा अभियान होगा। सभी लोग हथियार लेकर मीटिंग रूम में आए और अपने मोबाइल जमा कर दिए। आज जिसे पकड़ना है वह बड़ा ड्रग माफिया चोई वू जिन है, जो शाओ मेई के पिता का भाई है। फोरबेल जल्दी से जहाज पर पहुंचे और गार्ड्स को संभाल लिया। शाओ मेई छिपी रही और जोदाओ की सहायता नहीं की। इस बीच जोदाओ ने केबिन में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन शाओ मेई ने चुपके से इलेक्ट्रिक बॉक्स को तोड़ दिया, जिससे लाइट कुछ बार चमकी और फिर बंद हो गई।
इस समय बड़ा ड्रग तस्कर जो वू जेन डेक पर भागा और मौके का फायदा उठाकर अपने भाई के साथ समुद्र में कूद गया। टीम लीडर को एक पिस्तौल मिली जो शायद हत्या का हथियार था। शाओमेई रोज अपनी ट्रेनिंग को मजबूत करती है ताकि वह पिता के हत्यारे की जांच कर सके। एक दिन वह खुद बदला लेना चाहती है, यही उसके जीने का विश्वास है। शाओमेई पुलिस स्टेशन के परीक्षण विभाग में अपने सहकर्मी से रिवॉल्वर की जांच के नतीजे पूछने आई। उसने देखा कि रिपोर्ट में GL 836575 नंबर है। कार टीम लीडर ने भी नतीजे देखे और चौंक गई। उसने फौरन इस मामले की रिपोर्ट पुलिस विभाग के नेतृत्व को दी। बंदूक 4 साल से गायब थी और स्कार्फ का दिखना साजिश का हिस्सा है। अब शाओमेई के पास रिपोर्ट और खंजर है। कार के प्रमुख के बाहर आने का इंतजार कर रही हूँ। नेता को विदा करते ही शाओमेई ने रिपोर्ट दे दी। सोंग जुनशो कौन है, ये पूछते हुए हाथ में खंजर धीरे धीरे बाहर आया। जवाब अधूरा था। शाओमेई उसे बिना हिचकिचाहट के मार देगी। अब तक शाओमेई को शक है कि कार प्रमुख ही उसके पिता का हत्यारा हो सकता है। जवाब से शाओमेई को हैरानी हुई कि यह बंदूक सोंग जुनशो की खास पिस्तौल थी जो मादक पदार्थ निरोधक दल में 1 महीने से कम समय में आई थी। उसे ड्रग माफिया में अंडरकवर एजेंट बनाकर भेजा गया था और उसी पिस्तौल से उसकी हत्या हुई। हत्यारा अब तक नहीं पकड़ा गया। शाओमेई बाइक पर सोच रहा था कि चोई वू जिन ने उसे धोखा दिया। उसने उसे समुद्र तट बुलाकर सोंग जुनसू के बारे में पूछा। चालाक चोई अंकल ने भावनात्मक चाल चली, बताते हुए कि कैसे वे और उसके पिता यिन डोंगशुन ने जीवन मृत्यु के बीच संघर्ष किया और दक्षिण कोरिया के सबसे बड़े ड्रग साम्राज्य को संभाला। वह मादक पदार्थ विरोधी दल के लिए कांटा था और चालाक योजनाओं से किसी भी कीमत पर अपने लक्ष्य को पाना चाहता था। सोच रहे हैं कैसे पकड़ें। फिर बताया कि शाओमेई के पिता को भी चाकी हो ने मारा और उन्होंने कसम खाई कि कभी पुलिस को नहीं मारा। उसने गहरी सांस लेकर पुरानी शराब पी। दिल में गहरा दुख था। वह उसका सबसे अच्छा भाई था जिसके साथ उसने जीवन मृत्यु देखी। भाई के जन्मदिन पर भाई एक उपहार लाए। लेकिन उसने अनजाने में पाया कि लाइटर में एक जासूसी उपकरण छिपा हुआ है और उसका दिल टूट गया। और अब तक उसने अपने भाई की बेटी को खुद पाला पोसा है, लेकिन अब वह उस पर शक करने लगा है। ऐसा लगता है कि मैंने दुनिया के साथ कोई अन्याय नहीं किया, लेकिन लोग मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। उसने ताइजो की गर्दन पकड़ ली और कहा कि अब पुराने गवाह को मारना ही उपाय है। जानकार को मारने के बाद वह पुलिस अधिकारी से मिला। यह अधिकारी पहले गंभीर अपराध विभाग में यिन डोंगशुन का साथी था। हालांकि एक नशेड़ी ने बड़े आदमी को धमकाया कि वह रहस्य गुप्त रखने के लिए और नशीले पदार्थ मांगे। उसे एक छोटे गुंडे ने गिराकर गले में तार डालकर मार डाला और फिर समुद्र में फेंककर सबूत मिटा दिए। ऑफिस लौटकर उसने ताइजो को कार के निशान खत्म करने का आदेश दिया। उस वक्त चेजिहाओ शराब में डूबे दुख भुला रहे थे और जोदा से बोले कि उनके पास ड्रग्स माफिया के सरगना को पकड़ने का मौका था। तब ठोस सबूत नहीं थे, इसलिए गोली नहीं चला पाए। अचानक एक कार आई जिससे वह भाग गया। अब बहुत पछतावा हो रहा है। ऐसा कहकर उसने और शराब पी। खत्म होने पर कार प्रमुख इतना नशे में था कि चल नहीं सका और जोदाओ ने उसे घर पहुंचाया। सब कुछ ठीक से व्यवस्थित कर वह चला गया। तभी काले कपड़े पहना व्यक्ति कार प्रमुख के घर आया और दोनों में झगड़ा हुआ। नशे में धुत कार प्रमुख हत्यारे के सामने कमजोर रहे और कई चाकूवार के बाद वह मरने की हालत में थे। लड़ाई में नकाबपोश को हल्की चोट लगी। नीचे जाने को था, तभी देखा कोई आ रहा है तो जल्दी छिप गया। तभी बॉल कैप पहने एक छोटी लड़की आई। वह कार प्रमुख से सोंग जुनशो की मौत का राज पूछने के लिए कमरे में चुपचाप घुसता है। उसने दरवाजा बंद किया और सोचा अगर 6 समूह का नेता हत्यारा होता तो बदला लेगा, लेकिन पता चला नेता मरा नहीं था। उसने गोली चलाई जो शाओमेई की बांह पर लगी। नेता ने सोचा हत्यारा है, लेकिन देखा कि यह शाओमेई है तो पिस्तौल नीचे रख दी। तभी अचानक शाओमेई ने आगे बढ़कर सवाल किए, क्या ये हुनान जाने का ट्रैफिक है? सही है, वो कुछ पैसे का। जब कार टीम लीडर को पता चला कि शाओमेई सोंग जू है तो उसने चोई मू जिन को गुस्से में शैतान कहा। तभी जो दाओ ने गोली की आवाज सुनी और दौड़ा, लेकिन दरवाजा बंद पाया। कार टीम लीडर ने जल्दी से एक बैग पकड़कर शाओमेई को दिया और कहा कि इसमें सब कुछ है जो वह जानना चाहती है। साथ ही उन्होंने शाओमेई को जल्दी भागने के लिए कहा। चो दाओ दरवाजा तोड़कर आया। शाओमेई खिड़की से कूदी और हवाई स्लाइड से नीचे उतरी। शाओमेई खिड़की से कूदकर हवाई स्लाइड से सुरक्षित जमीन पर उतरी। जूदा ने देखा कि कार के प्रमुख की हालत गंभीर है और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना होगा, इसलिए उसने पीछा नहीं किया। शाओमेई कार में जाकर अपने बैग की तलाशी लेने लगी और पत्रों को देखा जो उसके पिता के अंडरकवर होने के समय से भेजे गए थे। अंतिम संदेश उसी दिन का था जब पिता की हत्या हुई। अब उसे पता चला कि उसके पिता सोंग जुनशो थे।
और उसका असली नाम सोंग जियो है। वह पछता रहा है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसने दुश्मन को अपना समझ लिया। वह छुई वो जिन इस बड़े धोखेबाज से नफरत करता है। ताइजोउ ने रिपोर्ट में बड़े साहब को बताया कि जब वह जा रहा था तब श्याओमेई वहां आई थी और संभव है कि श्याओमेई को अब सच्चाई का पता चल गया है। बड़े साहब ने तुरंत फैसला किया, ताइजोउ को लौटकर आराम करने और लोगों के साथ श्याओमेई को पकड़ने का हुक्म दिया। किसे पता था कि ताइजोउ इस बार गया और कभी लौटा नहीं। कई सालों की मेहनत से वह अब कमजोर और अनजान लड़की नहीं रही। वे कई दौर की लड़ाई के बाद हल्की चोटों के साथ थे। श्याओमेई ने सही समय का इंतजार किया और उसकी कलाई की नस काट दी। फिर एक झुकाव और साइड स्लाइड के साथ उसकी टखने की नस भी काट दी। इसके पश्चात ताइजोउ को विदा करके श्याओमेई ने तत्परता से सामान को समेटा, पिता की अस्थियों के साथ अपनी मां की कब्र पर गई और वहां उन्हें सम्मानपूर्वक रख दिया। मां के साथ दफनाने के लिए उसने कब्र के सामने कसम खाई कि वह पिता का बदला लेने के लिए छुई वुजिन को मारेगा। कई प्रयासों के बाद श्याओमेई लिफ्ट में घुस गई। उसने ऊपर देखा, एक कैमरा चमक रहा था। उसने बिना झिझक उसे तोड़ दिया। बड़े साहब आराम से हाथ में पकड़ा शराब का गिलास नीचे रखकर खून से सना खंजर धीरे धीरे साफ करने लगे। श्याओमेई के अंदर आने की चिंता नहीं थी। उसने देखा कि उसके पास सिर्फ एक गोली बची है और बाकी 4 खाली कारतूस निकाल दिए। सबसे ऊपरी मंजिल पर उसे एक असली उस्ताद मिला जो वाकई कमाल का था। उसकी टांगों की कला निश्चित रूप से उत्तरी शाओलिन से थी। श्याओमेई ने कई बार कोशिश की लेकिन उसे जमीन पर गिरा दिया गया। उसने चालाकी से बिना निशान छोड़े श्याओमेई की गर्दन पर पैर कस लिया। वह श्याओमेई को मारने के लिए चाकू निकालने ही वाला था। फिर चाहे कितना भी बड़ा उस्ताद हो, गोली का सामना नहीं कर सकता। श्याओमेई ने सफलतापूर्वक स्तर पार किया और सबसे बड़े बॉस के सामने चाकू उठा लिया। दोनों के पास पिस्तौल है लेकिन बड़े साहब को नहीं पता कि श्याओमेई के पास गोलियां नहीं है। कुछ सोच विचार के बाद श्याओमेई ने पिस्तौल रख दी। ठंडे हथियारों से आखिरी लड़ाई हुई। पहले की लड़ाई में श्याओमेई घायल थी और अब बड़े आदमी ने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। दोनों ने एक दूसरे को चोट पहुंचाई। एक ने काटा और दूसरे ने छुरा मारा। अंत में श्याओमेई चाकू का सामना नहीं कर पाई और बड़े आदमी ने उसे हरा दिया। धीरे धीरे शोषण करना शुरू कर दिया। जैसे ही श्याओमेई उठती उसे फिर से गिरा दिया जाता। अब श्याओमेई पूरी तरह से घायल हो चुकी है। फिर जब बड़े साहब ने सतर्कता खोई तो श्याओमेई ने उनके हाथ को पकड़कर पलटवार किया जिससे उसकी आंतें कट गईं। दादा घुटनों के बल गिर पड़े, विश्वास नहीं कर पा रहे थे। इस समय श्याओमेई ने खंजर उठा लिया जबकि दादा ने पिस्तौल उठा ली और दोनों एक दूसरे को घूरने लगे। ये महिला लड़खड़ाते हुए भी आगे बढ़ रही है। वह कभी हार न मानने के विश्वास के सहारे लगातार डटी हुई है। जीत हमेशा न्याय की ही होती है।